तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 129 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा, करंट का क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन है? तो ओम बिरला साहब, जो लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, है ना। 17वीं लोकसभा में भी वही थे और 18वीं लोकसभा में भी वही थे। ठीक है, 17वीं लोकसभा में भी वही थे और 18वीं लोकसभा में भी वही थे, इस चीज को याद रखिएगा। इनके द्वारा कहां पर? तो हरियाणा में। इनके द्वारा हरियाणा में अभी क्या हुआ है? तो संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगर बात करें हरियाणा के बारे में, तो रिसेंट में हरियाणा में चुनाव हुआ था और यहाँ पे नए सीएम बन के कौन आए हैं? तो नए सीएम बन के आए हैं नायब सिंह सैनी। और अगर बात करें गवर्नर का, तो गवर्नर का नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय जो है ये यहाँ पे गवर्नर है। ठीक है, चलो एक चीज हम लोग और यहाँ पे देखें। अगर बात होता है संग्रहालय का, तो देखिएगा कि आपका जो यहाँ पे कुछ और संग्रहालय के बारे में देखते हैं। जैसे देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि आपका यहाँ पर जैसे आप देख लो 3D, ठीक है, 3D से बेटर आओ। आप ये बताओ कि खिलौना संग्रहालय, भारत का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय कहाँ बनाए जाने का बात उठा है, या फिर एक्ट कह लो कि एक्ट पारित हुआ है, वहां की सरकार ने कहा है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक ना। अगर हम लोग और भी देखते हैं, जैसे आपका रेल संग्रहालय ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका दिल्ली में। ठीक है, रेल संग्रहालय जो है कहाँ बनाया गया? तो दिल्ली में बनाया गया। अगर हम लोग और भी देखें यहाँ पे, तो पहला समुद्री, ये सारा पहला ही चल रहा है। ठीक है, समुद्री संग्रहालय, तो ये कहाँ बनाया गया? ये गुजरात का एक शहर है जिसका नाम है लोथल, वहां बनाया गया। अगर हम लोग यहाँ पे और भी देखना चाहे, देखो एक रेल संग्रहालय हो गया, समुद्री संग्रहालय, हाँ और भी आइएगा हड़प्पा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये प्रॉपर एक जगह है जिसका नाम है राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता? हरियाणा में पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? कि संग्रहालय बनाया जा रहा है। हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो वाराणसी में बनाया जा रहा है। हिंदी साहित्य संग्रहालय, तो ये बनाया जा रहा है कहाँ? ये बनाया जा रहा है आपका वाराणसी में। कहाँ बनाया जा रहा? वाराणसी में। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। वैसे एक चीज और आइएगा ना, तो आप देखिएगा कि एक सालारगंज संग्रहालय, जो पहले के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता था कि सालारगंज संग्रहालय जो है, सालारगंज संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है कहाँ? तो बताइएगा हैदराबाद में। कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में। एक चीज और याद आया, आप बताओ कि कीट संग्रहालय कौन सा? तो यहाँ पे देखना, कीट संग्रहालय कहाँ है? कीट संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु में। कहाँ बनाया गया? तो तमिलनाडु में बनाया गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हाल ही में भारत का 57 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? 57 नंबर का, अभी रिसेंट में देखे थे 56 नंबर का बना था, यहाँ पे 57 पूछ रहा है। तो देखिएगा मध्य प्रदेश का राता पानी टाइगर रिजर्व जो है, ये भारत का 57 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, और एमपी का कितने नंबर का हो जाएगा? एमपी का हो जाएगा कितने नंबर का? तो एमपी का हो जाएगा 90 नंबर का। अगर हम लोग देखें कि 56वें नंबर का कौन सा है, तो 56वें नंबर का हो जाएगा तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता? तो यहाँ पड़ता है ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता? इसका पूरा नाम पता है क्या है? तमोर पिंगला गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक ना। अगर 55वें नंबर का देखें, तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पड़ता? तो ये पड़ता आपका राजस्थान में। अगर बात करें 54वें नंबर का, तो बताओ 54वें नंबर का भी किस राज्य से संबंधित था? तो मध्य प्रदेश से संबंधित था। नाम क्या था इनका? तो जो 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व था, इसका नाम था दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पड़ता है? तो एमपी में। अगर बात करें 53वें नंबर का, तो ये हो जाता है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है भारत का जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य, ये क्या हो जाता? तो ये हो जाता आपका उत्तर प्रदेश में। जो रानीपुर टाइगर रिजर्व था, ये 53वें नंबर का हो जाता। और 52वें नंबर का भी कहाँ का था बताओ?
52वें नंबर का। तो 52वें नंबर का भी जो था ये राजस्थान का ही था। कौन सा टाइगर रिजर्व? रामगढ़ टाइगर रिजर्व। आप ये बताओ कि आपके बिहार में कितने टाइगर रिजर्व है? बिहार में 2 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। एक वाल्मीकि, एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ है? तो ये आपका, आप बताओ कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पड़ता है चंपारण में, है ना। वही चंपारण जहाँ से गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और चंपारण में भी कौन सा? तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। वहीं अगर देखें कि दूसरा कहाँ बनाया जा रहा है, तो दूसरा हो जाएगा कैमूर, दूसरा हो जाएगा कैमूर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर था? तो हमारे बिहार में ही। कैमूर के बारे में आप देखिएगा ना, तो ये भारत का बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक ना। अगर बात करें कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। पहले जो हमारा राष्ट्रीय पशु था वो शेर था। आगे जाकर के टाइगर को क्या किया गया? तो राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया, ठीक ना। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिएगा क्या बोल रहा 3। ईंट से बनी किस मीनार के नाम 73 मीटर ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची मीनार होने का रिकॉर्ड? आपसे पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। यहाँ पे आपको बता दिया कि कितना मीटर ऊंचा है, तो 72 पॉइंट पूछा, लेकिन आप 73 लेके चलोगे, क्वेश्चन में खुद से ही दे दे रहा है। एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये हो जाएगा कुतुब मीनार। क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार, जिसका निर्माण जो है किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है ना 1199 ईस्वी में, है ना। किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। लेकिन इसके द्वारा पूरा नहीं बनाया गया, ठीक है। आगे जाकर के जो इसका दामाद आया था, या फिर कह लो कि आगे गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक आया था, इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का जो निर्माण था, कुतुब मीनार का, है ना, ये पूरा करवाया गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि निर्माण शुरू कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, और निर्माण पूरा किसने किया था? ये हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, ठीक ना। चलिए उसमें हम लोग और भी अगर देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था। किसका गुलाम था वो? तो वो आपका भारत में एक आक्रांता आए थे जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का ही वो गुलाम था, जो आगे जाकर के भारत में गुलाम वंश का संस्थापक बना था, ठीक है। चलो इसमें हम लोग और भी देखें, तो आप ये बताओ कि क्या कुतुब मीनार को यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो कुतुब मीनार जो है आपका यूनेस्को में शामिल है। और अभी रिसेंट में क्या हुआ है ना कि यूनेस्को में भारत का टोटल कितना साइट हो गया है? तो यूनेस्को में भारत का अभी रिसेंट में अभी एक शामिल किया गया, और इस तरीके से 43 साइट जो है यूनेस्को में भारत की तरफ से शामिल हो चुके हैं। और 43 नंबर का कौन सा बना है? वो बना है मोइदम्स, है ना, वो बना है मोइदम्स। और मोइदम्स कहाँ बिलोंग करता है? तो मोइदम्स जो है ये असम का बिलोंग करता है, ठीक ना। चलो इस चीज को याद रखना। अच्छा, बात हो रहा था कुतुब मीनार का, तो कुतुब मीनार को जो है ये आपका यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? आप बताइएगा कि हम बता दें, बताइए। इसको अब शामिल किया गया 1993 में, ठीक ना। 1993 में जो है आपका कुतुब मीनार को यूनेस्को में शामिल किया गया था। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड पे इतना बड़ा लग रहा, तो स्क्रीन पे कितना ही बड़ा लगता होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की एक प्रमुख विशेषता का वर्णन करता है, जो भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देता है? कुछ नहीं, नॉर्मल आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद ये बोलता है कि आप 18 प्लस हो देन यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हो, आप वोट दे सकते हो। ये कौन सा अनुच्छेद कह रहा? तो ये अनुच्छेद कह रहा 326। कौन सा अनुच्छेद कह रहा? अनुच्छेद 326 कह रहा है। देखो क्या होता है ना कि जब आप संविधान पढ़ते हो ना, पॉलिटी जब पढ़ते हो आप, तो देखते हो कि उसमें भाग 15 जो है, भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक का जो प्रावधान है वो किससे संबंधित है? वो आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे? तो निर्वाचन आयोग से। लिख लेना इस चीज को, भाग 15, ठीक है। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा 324 से 329, 324 से 329। 324 में बताया गया कि आपका निर्वाचन आयोग का जो कार्य है उसके बारे में बताया गया। 326 में ये बताया गया जो आपका पूरा का पूरा लाइन लिखा हुआ है कि 18 साल से जो ऊपर का व्यक्ति है वो वोट देगा, है ना। ये कहाँ पे लिखा हुआ? तो ये आपका 326 में लिखा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद फिर देखिएगा 329 पे आएगा। 329 में कहा गया ना कि चुनावी प्रक्रिया में न्यायालय का
कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, चुनावी प्रक्रिया में न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कहाँ का आ गया 329 में। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की गई थी कहाँ कब की गई थी बताओ? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को पता है कौन सा दिवस मनाया जाता? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग देखें कि पहली बार जो चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? 2+1 होता है ना, मुख्य कौन था? तो मुख्य थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। लेकिन क्वेश्चन और थोड़ा सा कठिन करेगा, बोलेगा कि कोई महिला क्या इस पद पे रही है? जी हाँ रही है। कौन रही है? तो VS रमा देवी। VS रमा देवी जो है वो इस पद पे रही हैं। अभी कौन है? तो अभी है राजीव कुमार। वैसे आपको पता है एक चीज था, पता है कि 21 साल से कम उम्र के लोग वोटिंग में पहले भाग नहीं लेते थे, लेकिन आगे जाकर एक अमेंडमेंट किया गया, ठीक ना, एक अमेंडमेंट किया गया 1989 में किया गया। आप बताना इसके बारे में कि कौन सा नंबर का अमेंडमेंट था, कौन सा नंबर का अमेंडमेंट था जिसके तहत कहा गया कि 18 वर्ष आप पहुंचते हो उसके बाद फिर आपके पास वोटिंग करने का अधिकार होता है। तो ये किस संशोधन के माध्यम से कहा गया, आप ये बताना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिएगा 5 क्या कह रहा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में औसत महिला साक्षरता दर क्या है? भारत का पूछ रहा है ना। कभी कभी क्या करता है ना कि भारत का पूछता है, कभी ज्यादा राज्य कौन ज्यादा आगे है उस राज्य के बारे में पूछता है और कभी कम के बारे में पूछता है, ठीक ना। तो भारत में अगर देखते हैं हम लोग टोटल भारत का अगर देखते हैं तो देखो लगभग लेके चले ना, पहले ऊपर लिख दे रहे लगभग। अगर बात करें कि भारत में लगभग साक्षरता दर कितना है, तो भारत का जो साक्षरता दर हो जाएगा वो लगभग 74% जाएगा। मतलब कि अगर भारत में 100 महिला पुरुष मिला करके हैं उसमें से 74 लोग पढ़े लिखे हैं, जबकि पुरुष का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? लगभग 82%। पुरुष का पूछेगा तो लगभग 82%। पुरुष का पूछ रहा है ना। अच्छा यहाँ पे देखिएगा पुरुष का अगर पूछेगा तो लगभग 82% कुछ पुरुष जो है पढ़े लिखे हैं, और महिला के बारे में पूछेगा तो 65%। महिला के बारे में पूछेगा तो ये हो जाएगा लगभग 65% महिला पढ़ी लिखी। मतलब आप समझ रहे हो, बिहार में अगर 100 महिला है तो उसमें से 65 साक्षर है, और बिहार में अगर 100 पुरुष है उसमें से 82 पुरुष जो है वो आपके साक्षर है, ठीक ना। वहीं अगर हम लोग देखें कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है कि किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा शिक्षित पाए गए हैं, किसके गणना के अनुसार? तो 2011 के जनगणना के अनुसार। तो देखिएगा जैन समुदाय जो है ये सबसे ज्यादा शिक्षित समुदाय है। जैन समुदाय, इनकी संख्या भी कम होती है, पता है इनकी संख्या भी कम होती है। ये लोग व्यापार से ज्यादा जुड़े लोग होते हैं और बहुत शांति प्रिय, बहुत ही शांत लोग होते हैं। कौन? तो ये जैन लोग बहुत शांत होते हैं, सबसे ज्यादा शिक्षित भी, ठीक है। वहां पे दूसरा हम लोग क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पूछता है कि भारत का जो आपका डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 382 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। 382 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। आपसे पूछता है कि भारत का सेक्स रेशियो कितना है? भारत का पूछा है ना, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो क्या हो जाएगा 943 बाई 1000। मतलब अगर आपके भारत में 1000 पुरुष है ना, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? महिलाओं की संख्या हो जाएगी 943, ठीक ना। चलो अगर हम लोग यहीं पे और भी देखें कि अगर आपसे पूछता है कि शिक्षा में सबसे ज्यादा आगे राज्य कौन सा हो जाएगा, तो केरला हो जाएगा, और केरला के बाद कौन सा आएगा? तो लक्षद्वीप आएगा। जबकि अगर आपसे पूछता है नीचे से, है ना, नीचे से सबसे मतलब पीछे राज्य कौन सा शिक्षा में, तो बिहार हो जाएगा। बिहार का टोटल जनसंख्या लगभग में लेके चलो तो 61% है। वहीं पुरुष का देखें तो 71 के लगभग आएगा, और महिला का देखेंगे तो 51 के लगभग आएगा, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई? आपसे सवाल कर रहा है कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ना, उसके बाद भारत में कौन सा घटनाक्रम का शुरुआत हुआ था? तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ ही कब था, है ना। पानीपत कहाँ पड़ता? तो हरियाणा में पड़ता। इसका 1, 2, 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ, ठीक है। पहला युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। दूसरा जो था 5 नवंबर को हुआ था, है ना, 5 नवंबर। और तीसरा जो था ये 14 जैन को हुआ था, 14 जनवरी। ईयर को बताइएगा, ईयर कब था? तो ईयर हो जाएगा 1556, और यहाँ पे हो जाएगा 1761, 1761,
61। चलो यहाँ पे हम लोग और भी देखते हैं कि युद्ध जो था किसके किसके बीच हुआ था और कौन सा विनर रहा था। तो यहाँ पे देखिएगा पहला युद्ध जो था बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें ये मारा गया और ये जीत गया। दूसरा जो था अकबर और हेमू के बीच हुआ था और इसमें ये मारा गया और अकबर जीत गया। ये जो था ये किसके बीच हुआ था तो बताइएगा आप। ये अफगान सेना और आपका मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मराठा बुरी तरीके से हार गया। और अफगान सेना में भी नाम पूछ लेगा तो अहमद शाह अब्दाली जी जो थे वो विजय रहे थे और मराठा साम्राज्य हिंदुओं की एक बढ़ती हुई शक्ति जो थी इसके बाद खत्म हो गई थी। ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे सवाल देखो हम लोग से क्या पूछा था कि जो पानीपत का पहला युद्ध था इससे क्या खास हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ था ना कि बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी जो है ये बुरी तरीके से हारे क्या थे, इनकी मृत्यु हो गई थी ना, रणभूमि में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद क्या हुआ था कि भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो गया था। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से किस राजवंश की उत्पत्ति चीन की यूहची जनजाति से हुई। पूछा हुआ क्वेश्चन एमटीएस में। आपका भारत में एक टाइम ऐसा रहा था ना जहाँ पे बहुत सारे आक्रांता लोग आए थे बट वो वापस नहीं गए, वो भारत में ही शासन करना शुरू कर दिए थे। इन्हीं में से एक था कुषाण वंश, है ना, इन्हीं में से एक था कुषाण वंश। तो ये किस चीज से, किस जनजाति से जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे यूहची जनजाति से। किससे जुड़े हुए थे, यूहची जनजाति से। बात करें कुषाण वंश के बारे में तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी, तो दो जगह था, एक कह लो पुरुषपुर, ठीक है, एक हो जाएगा आपका पुरुषपुर और एक था बताओ, एक था आपका मथुरा। और भी हम लोग देखें तो इस वंश का एक शासक था जिसका नाम है विम कडफिसेस। इन्होंने सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के, है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा नहीं, ऐसे लिखो आप यहाँ पे कि इन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। और कैसे सिक्के थे, तो ये शुद्ध सिक्के थे। इसी में एक और शासक आपको देखने को मिलेगा, कौन देखने को मिलेगा बताओ, तो इसमें एक और शासक होगा, क्या ही हो रहा है, देखिएगा इसमें एक और शासक था जिसका नाम था कनिष्क। इसको हम लोग कुछ और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग द्वितीय अशोक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, द्वितीय अशोक भी इसको कहते हैं। इसने बहुत काम किया था। इन्होंने शक संवत शुरू किया, शक संवत जो कि एक प्रकार का कैलेंडर था। और कब शुरू किया, तो 78 ईस्वी में शुरू किया। इसी के समय क्या हुआ था कि जो आपका बौद्ध धर्म था ये दो भाग में बट गया, किसमें हीनयान में और महायान में। आपसे सवाल कर सकता है कि कनिष्क जो था ये महायान संप्रदाय से संबंधित था। किससे, तो महायान संप्रदाय से संबंधित था। इसी के समय में क्या हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, है ना, इसी के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और एक चीज और भी याद रखिएगा कि कनिष्क के टाइम से ही क्या हुआ था, कुषाण वंश के टाइम से ही क्या हुआ था कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया था। गौतम बुद्ध की मूर्ति पहली बार बनाई गई थी पूजा करने के लिए। और इस समय से मूर्ति का दो प्रकार का कला शुरू हुआ था, एक गांधार कला और एक बताओ आप मथुरा कला, है ना, इसी समय से शुरू हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हम लोग आंसर लगा लिए थे कुषाण वंश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, अच्छा 8 पे। देखो यहाँ पे उपन्यास पिंजर, जिसे बाद में एक चलचित्र में बदल दिया गया था, किसके द्वारा लिखा गया। आपसे पूछा कि एक उपन्यास है जिसका नाम है पिंजर, ये किसके द्वारा लिखा गया, जो आगे जाकर के क्या बन गया था, तो आगे जाकर के एक मूवी बन गया था। तो देखिएगा कि ये जो आपका जो ये नॉवेल है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो अमृता प्रीतम जी के द्वारा लिखा गया। और ये पंजाबी भाषा में लिखा गया था, पंजाबी भाषा में। तो पहले तो इस चीज को याद रखें कि अमृता प्रीतम के द्वारा ये जो पुस्तक है 1950 में किसके द्वारा, तो पंजाबी भाषा में लिखा गया था। इतना ईयर आपसे नहीं पूछेगा। आगे जाकर के इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ और कौन किया, खुशवंत सिंह। कौन किया था, खुशवंत सिंह जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किए थे। और यही जो पिंजर है ये आगे जाके मूवी बना था जिसमें उर्मिला मातोंडकर जैसी हीरोइन थी और वहाँ पे पता नहीं एक्टर कौन थे, वो आप देख लेना। यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो खुशवंत सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जो बहुत प्रसिद्ध था, कौन सा, तो ट्रेन टू पाकिस्तान। एक और पुस्तक लिखा गया दिल्ली,
एक और पुस्तक लिखा गया था दिल्ली, किसके द्वारा? तो यहाँ पे देखना खुशवंत सिंह जी के द्वारा। अगर हम लोग यहाँ पर और भी देखें तो इनके द्वारा क्या कोई और भी पुस्तक लिखा गया अमृता प्रीतम जी के द्वारा? तो हाँ, उनका एक ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था जिसका नाम क्या था? काला गुलाब। ठीक है, इनका एक और पुस्तक लिखा गया काला गुलाब। और काला गुलाब ये क्या है? तो ये इनका ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी इनका है। ठीक है, चलिए और भी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखो और कुछ देख सकते हो। एक इनका पुस्तक और था, पता है कौन सा? रशीदी टिकट। एक पुस्तक और है रशीदी टिकट इनके द्वारा लिखा गया। ठीक ना, चलो आगे आते हैं। जैसे एक देखो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा शोभती, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है बादल के घेरे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, यहाँ पे देखना, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस पाल शासक ने? ठीक है, पाल वंश का जो शासन था ये बंगाल में चल रहा था और किसके द्वारा किया गया था? तो इस चीज को देखिएगा, विक्रमशिला का पूछा ना, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। देखो हम लोग यहाँ पे 3-4 नाम लिखते हैं पहले तो। देखो यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये तीनों का तीनों पहले था कहाँ? तो तीनों का तीनों आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, तीनों का तीनों बिहार में पड़ता है। अगर हम लोग ये देखें कि आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पड़ता है? तो ये भागलपुर में पड़ता है, बिहार के भागलपुर में। ठीक है, ये तो आपका नालंदा में ही पड़ेगा। और ओदंतपुरी कहाँ पड़ता है? तो ये प्रॉपर आपका बिहार शरीफ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार शरीफ में। विक्रमशिला के बारे में बात करें तो धर्मपाल ने इसका स्थापना करवाया था। नालंदा का देखें तो कुमारगुप्त प्रथम ने इसका स्थापना करवाया। और ओदंतपुरी के बारे में आते हैं तो गोपाल नामक जो आपका शासक था, इसने आपका ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। वैसे पता है एक और विश्वविद्यालय बहुत फेमस है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जगदल विश्वविद्यालय। ठीक है, जगदल विश्वविद्यालय, इसका कौन स्थापना किया था? राजा रामपाल। जो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, यहाँ पे देखना, ब्रजियान, ये जो है ब्रजियान शाखा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रजियान। और ये किसका शाखा है? तो ये आपका बौद्ध धर्म का ही एक शाखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? धर्मपाल, है ना, ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिएगा यहाँ पे, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो पूरे विश्व में पहली नगरीय सभ्यता थी, जहाँ पे कहीं भी ग्रामीण व्यवस्था भी अच्छे से नहीं चल रहा था, उस समय हमारे भारत में, हमारे देश में नगरीय सभ्यता चल रहा था। कहाँ चल रहा था? तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए थे, जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसको हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। जो समकालीन चल रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के, सुमेरिया की सभ्यता के और एक्सेट्रा बहुत सारी सभ्यताएं थी, उसके समकालीन चल रहा था। ठीक ना, यहाँ पे आपसे पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे शहर थे, जैसे आप पढ़ते हो राखीगढ़ी, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो वगैरह वगैरह। यहाँ पे मेनली मोहनजोदड़ो का बात निकला तो हम लोग यहीं पर देखते हैं। जैसे अगर बात करें मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मृतकों का टिला, ठीक है। दूसरा देखना, मोहनजोदड़ो आज के टाइम में आपके भारत में एग्जिस्ट नहीं करता, तो कहाँ है ये? तो ये फिर आपका कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध वाले क्षेत्र में पड़ता है। कौन सा स्थल? मोहनजोदड़ो। इसका खोज कब हुआ था? तो 1922 में एक व्यक्ति थे भारत के ही, नाम क्या था? R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी, इनके द्वारा बताया गया कि पाकिस्तान में जो एक शहर है जिसका नाम क्या है? मोहनजोदड़ो, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐतिहासिक बहुत पुराना रहा था और खुदाई से बहुत सारे सामान मिले थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो स्नानागार था, जो कि एक प्रकार का स्विमिंग पूल टाइप का था, बहुत बड़ा सा बना हुआ था, ईंटों का बना हुआ था और काफी मजबूत बना हुआ था। तो इससे क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोगों का ध्यान इधर की ओर आया कि आखिर जमीन के अंदर इतना बड़ा सा स्नानागार कैसे हो सकता है। ठीक ना, और फिर इसके बाद
के लोग लग गए खोजने में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से एक चीज और देखना, ये आपका मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, चन्हुद्रो जो है ये भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। अगर बात करें कालीबंगा, तो कालीबंगा जो पड़ता है ये राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगा। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। तो देखो अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और 10 क्वेश्चन भी साथ साथ कंप्लीट हो गया। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं सही फिर नेक्स्ट वीडियो में।